नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में चैप्टर पहला जो हमने शुरू किया था भोजन और मानव स्वास्थ्य, उसी को हम आगे इस क्लास में बढ़ाते हैं। हमने इसमें पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि मानव जो भोजन करता है अपने शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, उस भोजन में 6 अनिवार्य पोषक तत्व जो हैं वो होने आवश्यक हैं। वो 6 अनिवार्य तत्व जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व और जल। अब इनमें से किसी भी अवयव की कमी या अनुपस्थिति रहे लंबे समय तक, तो ऐसी स्थिति में भोजन जो है वो असंतुलित भोजन हो जाता है और उसके कारण से शरीर में जो उस तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं उनको कहा जाता है कुपोषण। तो विभिन्न तत्व या भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, इनकी कमी या इनके कुपोषण से जो प्रभाव वगैरह उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें हम भोजन का एक और आवश्यक तत्व जो है, यह अनिवार्य तत्व है, पेयजल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये चीज ध्यान में रखिए कि पेयजल जो है वो कोई पोषक तत्व तो नहीं है, यानी पोषक पदार्थ के रूप में शरीर जो है वो इसको काम में नहीं लेता, लेकिन फिर भी जल सभी जीवित कोशिकाओं में जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण घटक जो है वो जल होता है। इसलिए शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में भी जल का बहुत ज्यादा महत्व है। उपापचय क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका पेयजल की होती है। अब यहाँ पर ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कुछ नॉर्मल सी बातें जो नोट्स वगैरह में आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट बातें, उनको केवल नोट करना है और याद रखने वाला है। ज़्यादा कुछ समझने वाला इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। पेयजल की यदि हम बात करें यानी पीने योग्य जल, तो जो जल पीने योग्य होता है, अब ऐसे जल का क्या पता चलेगा कि वो पीने योग्य है, ये हम पेयजल के गुण जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जल के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये ध्यान में रखना है कि जल जो है वो पदार्थ की तीनों प्रकृति में पाया जाता है। एक सामान्य ताप पर, पृथ्वी पर जो तापमान की सामान्य परास है, उस परास में पृथ्वी पर जल के तीनों रूप या पृथ्वी पर जल की तीनों प्रकृतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। जल ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, बर्फ के रूप में जमा हुआ ऊंचे पहाड़ों की चोटियां या दक्षिणी उत्तरी ध्रुव जो है वहां पर जमी हुई जो बर्फ होती है, वो बर्फ जो है वो ठोस रूप में जल को प्रदर्शित करती है या बर्फ की ठोस अवस्था को दर्शाती है। इसके अलावा द्रव जो नॉर्मल हम पानी वगैरह पीने के काम में लेते हैं, वो नदियों में, तालाब में, समुद्र में जो पानी भरा हुआ है वो द्रव अवस्था को भी दर्शाता है। हालांकि समुद्र का पानी पेयजल में शामिल नहीं किया जाता, पीने योग्य नहीं होता है इसलिए। और इसके अलावा गैस, वाष्प के रूप में इसकी गैसीय अवस्था जो है वो भी पाई जाती है। बादलों को हम देखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हुए या मानसून वगैरह के रूप में, वो जो है वो जल की गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर सभी जल की बात नहीं करेंगे। जल पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। पृथ्वी के लगभग 75% हिस्से पर यदि हम देखें तो वो जल से ढका हुआ है, लेकिन वो समुद्र में उपस्थित पानी है जो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसकी लवणीयता यानी खारापन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पीने के काम में नहीं आता। इसके अलावा नदी, तालाब वगैरह में भी जो पानी पाया जाता है वो भी प्रदूषित होने के कारण से सारा का सारा पानी जो है वो पीने के काम में नहीं आता। इनमें से कुछ मात्रा जो है पृथ्वी पर उपस्थित जल की बहुत कम मात्रा, 1 से 2% मात्रा जो है वही पेयजल के रूप में उपयोगी है या पेयजल के रूप में काम में ली जाती है। बाकी सारा पानी जो या तो बर्फ या ग्लेशियर वगैरह के रूप में जमा हुआ है या फिर समुद्रों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। पेयजल जो पीने योग्य जल होता है, जिसे सामान्यतः हम भूमिगत जल के रूप में जमीन से, कुओं से बाहर निकालते हैं या फिर नदी, तालाब वगैरह में एकत्रित किया हुआ बारिश वगैरह का जो पानी होता है वो पेयजल के रूप में काम में आता है। अब ये पेयजल जो है यानी पीने योग्य जल जो है उसके क्या गुण होने चाहिए, किस जल को हम पेयजल की श्रेणी में शामिल करेंगे, तो इसके लिए इसके कुछ गुण जो है वो ध्यान में रखने हैं। पेयजल जो है इसकी pH जो है वो लगभग 7 के आसपास होती है, यानी
शुद्ध जल की पीएच 7 होती है, उदासीन होता है शुद्ध जल, तो इसकी पीएच जो है वो 7 के आसपास होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अम्लीय क्षारीय पानी हो सकता है जो हम पीने के काम में लेते हैं, तो ऐसा जल जिसकी पीएच 7 हो, जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, क्योंकि जल का कोई रंग नहीं होता, इसलिए स्वच्छ जल जो होगा, पेयजल जो होगा वो कैसा होगा, पारदर्शी होगा। उसमें निलंबित अवयव या निलंबित कण जो पाए जाते हैं वो उसमें उपस्थित नहीं होने चाहिए। निलंबित कणों की उपस्थिति के पानी जो है के कारण से पानी जो है वो गंदला सा दिखाई देने लगता है, गंदा दिखाई देने लगता है, और ऐसा पानी हम नॉर्मली पीने के काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें निलंबित कण या निलंबित सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो निलंबित कण या सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए पानी। शुद्ध जल या पेयजल जो होता है वो निलंबित कणों और सूक्ष्म जीवों की अनुपस्थिति वाला होना चाहिए, या वो उनके अंदर उपस्थिति नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पेयजल जो है उसमें घुलित ऑक्सीजन जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिसके कारण से जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव वगैरह जो है वो नष्ट हो जाएं और हमारे शरीर को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो होती रहे। अब ये ऐसा जल जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। अब इस पेयजल के गुण हमारे शरीर पर क्या पड़ते हैं उनकी हम बात करें। शरीर में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, उन सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य जो है वो जल करता है, यानी जल की उपस्थिति में ही शरीर में समस्त उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यदि जल नहीं होगा तो शरीर में होने वाली वो उपापचयी क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाएंगी। इसलिए यह माना जाता है कि हर मनुष्य को दिन में कम से कम 8 गिलास पानी जो है वो जरूर पीना चाहिए, यानी लगभग 3 से 4 लीटर पानी जो है वो जरूर पीना चाहिए। हालांकि ये मात्रा जो है वो गर्मियों में बढ़ भी जाती है, तो इससे शरीर को जल की पूर्ति होती है, क्योंकि जल जो है वो उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जल जो है वो उत्सर्जन में भी सहायक होता है। मूत्र का जो हम त्याग करते हैं उसके द्वारा हम उत्सर्जन ही करते हैं, और उत्सर्जन के द्वारा शरीर में बनने वाले जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उन हानिकारक पदार्थों को हम निर्मुक्त करते हैं। तो हानिकारक पदार्थों की निर्मुक्ति के लिए जल जो है वो आवश्यक है, और इसके कारण से शरीर में बनने वाले हानिकारक विषैले पदार्थ जो हैं उनको बाहर छोड़ा जाता है, और इसके कारण से शरीर जो है वो बीमारियों से बचा हुआ रहता है। यदि ये हानिकारक पदार्थ शरीर में जमा होने लगेंगे तो शरीर जो है वो बीमार रहने लगेगा, और उसके कारण से आयु में कमी आएगी। तो दीर्घायु बने रहने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए और बीमार रहित, रोग रहित रखने के लिए जल जो है वो लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा जल जो है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाली रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है उसमें भी वृद्धि करता है। अधिक जल पीने से शरीर की प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और शरीर को बीमार होने से बचाता है। तो इसके कारण से प्रतिरोधी क्षमता जो है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके अलावा यह चीज देखी गई है कि जल का सेवन यदि पर्याप्त मात्रा में किया जाता है तो इससे शरीर जो है वो एलर्जी मुक्त रहता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से शरीर में होने वाली जो एलर्जिक प्रभाव होते हैं वो यदि पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाए तो उसके कारण से उनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा ये फेफड़ों में होने वाले संक्रमण या फेफड़ों के संक्रमण से भी बचाने का कार्य करता है, या फेफड़ों को संक्रमित होने से बचाता है, और इसके कारण से अस्थमा वगैरह जैसी बीमारियां जो हैं वो नहीं होती हैं। तो उनसे बचाए रखने का कार्य जो है वो पेयजल करता है। और इसके अलावा यह चीज भी देखी गई है कि पर्याप्त मात्रा में यदि जल आहार के रूप में लिया जाए या जल का सेवन किया जाए, प्रतिदिन सही मात्रा में पर्याप्त मात्रा में जल पिया जाए, तो शरीर में जुकाम और बुखार जैसे जो लक्षण वगैरह होते हैं वो भी कम होते हैं। ठंडे में जुकाम वगैरह लगना जो है वो भी जल के कारण से कम हो जाता है। इसलिए पेयजल जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये बातें जो हैं वो इन पॉइंटों के माध्यम से ध्यान में रखनी है। ये उपापचयी क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है, और इसके कारण से प्रतिदिन लगभग 8 गिलास पानी पीना चाहिए। हानिकारक या विषैले पदार्थों को शरीर से मुक्त करके शरीर को
स्वस्थ है और दीर्घायु बनाए रखने में सहायक होता है। प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करता है जिसके कारण से शरीर बीमारियों से बचा रहता है। एलर्जी, विभिन्न प्रकार की एलर्जी जो होती है वह भी पेयजल यदि पर्याप्त मात्रा में पिया जाए तो उनकी संभावना कम रहती है। इसके कारण से फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा, दमा, इस तरह की बीमारियां जो है वो नहीं होती हैं। और इसके अलावा जुकाम या सामान्य प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो भी इससे पर्याप्त मात्रा में जल पीने से उनकी संभावना भी कम रहेगी। तो ये हमने पेयजल के गुण जो हैं वो पढ़े। इसके बाद में हमें दूसरी चीज जो है वो देखेंगे, प्रदूषित जल। प्रदूषित जल यदि पिया जाए, पेयजल के ये गुण हैं कि वो साफ होना चाहिए, उसकी पीएच 7 के आसपास होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव वगैरह जो हैं वो उपस्थित नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा जल यदि शरीर को नहीं मिले या हम जो जल पीते हैं उसमें ये गुण नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उसे हम प्रदूषित जल जो है वो मानेंगे। और प्रदूषित जल जो है उसके हानिकारक प्रभाव जो है वो शरीर पर पड़ते हैं। तो इसमें अगली चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि प्रदूषित जल के प्रभाव क्या होते हैं या ये शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसमें 3-4 प्रभाव वगैरह जो अपने सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। इसमें ये प्रदूषित जल का मतलब क्या होता है, गंदा पानी जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, खास तौर से जीवाणु और विषाणु। तो यदि प्रदूषित जल में जीवाणु और विषाणु हों तो उसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिस ये होने की संभावना रहती है। प्रदूषित पानी पीने से सूक्ष्म जीवों से या जीवाणुओं से होने वाले रोग जैसे हैजा, पेचिस वगैरह बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा प्रदूषित जल में कई प्रकार के विषाणु भी पाए जाते हैं और ये विषाणु जो हैं, इन विषाणुओं के कारण प्रदूषित जल के साथ में ये विषाणु जो है वो शरीर में पहुंच जाते हैं और इसके कारण से हेपेटाइटिस जो एक घातक रोग होता है इसकी संभावना रहती है, या इसके कारण से कोलेरा, चेचक, फ्लू यानी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इस प्रकार के कई सारे विषाणु जनित रोग जो हैं उनके फैलने की संभावना रहती है। तो प्रदूषित जल के प्रभाव से शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हो जाता है जिससे हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां होती हैं। हानिकारक विषाणु शरीर में पहुंच जाते हैं जिससे हेपेटाइटिस है, जुकाम है, चेचक है, टाइफाइड है, पीलिया है, इस प्रकार के रोग होने की संभावना जो है वो इसके कारण से बनी रहती है। इसके अलावा एक और विशेष प्रभाव जो है या कह सकते हैं दुष्प्रभाव जो है उसको ध्यान में रखना है। वो विशेष दुष्प्रभाव जो है वो है एक विशेष रोग जिसे नारू या बाला रोग कहते हैं। हालांकि ये रोग अब नहीं पाया जाता, लेकिन पुराने समय में लोग जो तालाब वगैरह का पानी, बारिश में तालाब में इकट्ठा किया हुआ पानी पीते थे और पूरा गांव जो है वो एक ही तालाब से पानी पीता था, उसी में पशुओं को भी नहलाना या खुद को भी नहाना, कपड़े धोना वगैरह जैसी क्रियाएं की जाती थी उसके आसपास में ही। उसके कारण से ये रोग जो है वो बहुत ज्यादा फैलता था। राजस्थान में पाया जाने वाला एक सामान्य रोग था ये, जिसे नारू या बाला रोग कहा जाता है। इस नारू या बाला रोग का कारण जो है वो एक कृमि होता है। कृमि का अर्थ है हम कीड़े से कह सकते हैं, एक प्रकार का कीड़ा होता है। हालांकि कीड़ा शब्द जो है कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, कृमि शब्द वैज्ञानिक शब्द है। तो यह एक कृमि के कारण से होता है, या नारू रोग का रोगजनक एक कृमि होता है जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इस पाठ में से छोटे 1 नंबर के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते रहते हैं, तो उसमें ये जरूर ध्यान में रखें कि नारू रोग का रोग कारक या रोगजनक जो है वो कौन है, एक कृमि जिसे ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस से कहा जाता है। इसकी जो मादा है वो अपने अंडे जो है वो पानी में देती है, तो इसकी मादा के द्वारा अंडे पानी में दिए जाते हैं और ऐसा पानी यदि बिना छाने बिना उबाले यदि पी लिया जाए तो उसके अंडे जो बहुत छोटे आकार के होते हैं वो शरीर में चले जाते हैं और शरीर में चले जाने पर उन अंडों में से कृमि निकलता है और वो शरीर की रक्त वाहिनियों वगैरह में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। फिर उसके बाद में खास तौर से हथेली या तलवा पैर का जो होता है जहाँ की त्वचा नाजुक होती है, वहाँ उस नाजुक त्वचा पर फफोले से उत्पन्न करता है वो कृमि और उनको फोड़कर वो बाहर निकलता है। यही रोग जो है वो नारू या बाला रोगे कहलाता था। और ऐसे घाव जिसके कारण से जब कृमि बाहर निकलता है फफोले बन जाते हैं शरीर पर और घाव बन जाते हैं,
उनसे अंडेज ऐसे घाव युक्त हाथ वगैरह पानी में यदि दिए जाएं तो फिर वो कृमि पानी के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है, जिसके बीच में यदि वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करे तो नारू या बाला रोग उत्पन्न करता है। तो ये भी प्रदूषित जल के कारण से ही होने वाला एक रोग है। तो खास तौर से इसको जो है वो जरूर ध्यान में रख लें। इसमें खास तौर से इतनी बात कि नारू रोग का रोगजनक है वो कृमि है, और वो रोगजनक जो है उसका नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये प्रदूषित जल के प्रभाव हैं, एक बार पढ़ोगे ध्यान में आ जाएगा, सीधा सा है। कुछ बीमारियों वगैरह के नाम ध्यान में जो है वो रख लें। इसके बाद में आगे पेयजल के संदर्भ में हम एक और चीज जो हम पढ़ेंगे वो है इससे बचाव। प्रदूषित जल जो हम पीते हैं तो उसके कारण से ये विभिन्न प्रकार के रोग होने की शरीर में संभावना रहती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो नॉर्मली आप छोटी क्लासों वगैरह में जैसे पढ़ते रहे हैं, जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। अब जल को प्रदूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं? पेयजल जो पीने योग्य पानी होता है या पेयजल के जो स्रोत होते हैं उनके आसपास में नहाना, कपड़े धोना, पशुओं वगैरह को पानी पिलाना, इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो नहीं करनी चाहिए। पीने योग्य जो पानी होता है या पेयजल जो होता है उसे पहले पूरी तरह से उबालना चाहिए। उबालने के बाद में उसे ठंडा करना चाहिए और फिर उसे छानकर पीना चाहिए। इसके कारण से रोगजनक वगैरह जो है वो नष्ट हो जाते हैं या छनकर अलग रह जाते हैं। तो पानी को छानकर, उबालकर और फिर ठंडा करके पीना चाहिए। पानी के आसपास में नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को पानी पिलाना, इस तरह की क्रियाएं जो है वो नहीं करने चाहिए। नदी तालाब जिनका पानी हम पीने के काम में लेते हैं उनकी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए और उन्हें गंदा होने से बचाया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो कुछ उपाय हैं वो प्रदूषित जल को, या कह सकते हैं जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, और इसके कारण से हम जल के प्रदूषित जल के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये भोजन और मानव स्वास्थ्य जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें पेयजल का क्या प्रभाव होता है ये चीज हमने देखी। अब इसके बाद में मानव स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनके बारे में इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जिसको हम कहते हैं, या फिर विभिन्न हानिकारक पदार्थ जो लत के कारण से मनुष्य जो है नशे वगैरह के लिए काम में लेता है, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, अफीम है, एल्कोहल या मदिरा है, उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस पाठ के अगले भाग में हम छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मानव स्वास्थ्य को एक प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वो है मोटापा। मोटापा जो है इसके मोटापा हम किसे कहेंगे तो सीधा सा है शरीर में चर्बी या फिर कह सकते हैं वसा का जमाव। यदि शरीर में आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव होने लगे या आवश्यकता से अधिक चर्बी का जमाव होने लगे तो उस स्थिति को हम मोटापा कहते हैं, जिसके कारण से शरीर में फुलावट जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो वह स्थिति जिसके कारण से शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है उसे हम मोटापा कहते हैं। अब इसका मापन जो है वो भी किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष अवधारणा जो है वो काम में ली जाती है, जिसे हम कहते हैं शरीर द्रव्यमान या शरीर भार गुणांक। इसको अंग्रेजी में ध्यान में रखें, इसे कहा जाता है बॉडी मास इंडेक्स। कई बार इसे शॉर्ट में BMI से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक विशेष अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें शरीर का जो द्रव्यमान और शरीर का जो आयतन है उनका अनुपात जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये इतने से ध्यान में रखें कि मोटापे का मापन जो है वो किसके आधार पर किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार गुणांक के आधार पर किया जाता है। और इसका मान यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक रहे तो ये माना जाता है कि शरीर मोटापे से मुक्त है, या यूं माना जाता है कि शरीर में मोटापे की स्थिति नहीं है। 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या इससे कम। लेकिन यदि 25 से ऊपर है और खास तौर से इसमें 30 किलोग्राम, किलोमीटर नहीं किलोग्राम, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से यदि ज्यादा हो जाए BMI का मान है तो वह स्थिति जो है वो दर्शाती है किसको, मोटापे को। तो मोटापा जो है वह माना जाता है कौन सी स्थिति, जिस स्थिति में शरीर का
शरीर भार गुणांक या द्रव्यमान गुणांक जो है वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है। अब इसके बाद में हम दूसरा जो है वो देखते हैं मोटापे का कारण, किन कारणों से मोटापा होता है। तो कारणों में यदि हम देखें तो पहला जो कारण है वो क्या है, वसा या चर्बी का जमाव। अब यदि आवश्यकता से अधिक वसा जो है वो काम में ली जाए या शरीर में ऊर्जा जो है उसका उपभोग जो है वो कम हो और उसे लिया ज्यादा जाए, ग्रहण अधिक हो, तो वह स्थिति जो है वो मोटापे को उत्पन्न करती है। अब इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि कितना खाना चाहिए, वो चीज जो है वो व्यक्ति की दिनचर्या पर, उसके कार्यशैली पर निर्भर करती है। एक मजदूर व्यक्ति पूरे दिन खेत में काम करता है, खाई वगैरह देता है, तो इसका मतलब वो अपने शरीर में पाई जाने वाली ऊर्जा का उपभोग ज्यादा कर रहा है, तो वो खाना भी ज्यादा खाएगा। ऐसी स्थिति में यदि वो ज्यादा ऊर्जा का उपभोग कर रहा है तो वो अतिरिक्त भोजन उसके शरीर में जमा नहीं होगा, यानी वो मोटापे से ग्रसित नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति ऑफिस में बैठा रहता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, या दिनचर्या ऐसी है जिसमें लेटा रहता है और खाना जो है वो उससे जितना उपभोग वो करता नहीं है, जितना खर्च नहीं करता ऊर्जा, उससे ज्यादा खाना खाता है, तो वो अतिरिक्त खाना जो है वो उसके शरीर में वसा के रूप में जमा होगा। तो इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि भोजन का या ऊर्जा का उपभोग कम करे और ग्रहण अधिक करे तो मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा अधिक चर्बी युक्त खाना जो है या अधिक वसा युक्त खाना जो है उसे, या अधिक वसा युक्त भोजन कह सकते हैं, उसको लेने से भी मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे दूध, घी, तेल, मांस, मछली, ये ज्यादा मात्रा में खाए जाएं तो इसके कारण से मोटापा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा व्यायाम और कसरत, शारीरिक कसरत वगैरह की जो अनुपस्थिति है वो रहे तब भी, यदि व्यक्ति पर्याप्त व्यायाम नहीं करता, कसरत वगैरह नहीं करता, शरीर की ऊर्जा खर्च नहीं करता, तो उसके कारण से भी मोटापा जो है वो होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है, जीवनचर्या है, वो भी उस पर भी ये निर्भर करता है। एक ही प्रकार की दिनचर्या अपनाई जाती है, सुबह घर से निकलना, ऑफिस वगैरह में जाना, वहां पर पूरे दिन बैठे रहना, शाम को वापस आना। ऐसी स्थिति में शरीर की ऊर्जा ज्यादा खर्च नहीं होती, शरीर के व्यायाम और कसरत जो है वो कम होता है, उसके कारण से मोटापा होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और एक इसका विशेष कारण जो है वो है ऑटो अल्प सक्रियता। ऑटो हमारे शरीर में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न है थायरोक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखता है और शरीर में ज्यादा मात्रा में भोजन वगैरह का संचय होने से रोकता है। लेकिन इसकी सक्रियता कम होने से थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा और थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो उसके कारण से शरीर में अतिरिक्त भोजन का जमाव हो जाएगा और मोटापा बढ़ने की संभावना जो है वो रहेगी। फिर इसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है मोटापे से बचाव जो है वो कैसे किया जा सकता है। बचाव कैसे करें, तो बचाव में यही है, जिन कारणों से होता है उनसे बचकर, ज्यादा चर्बी या वसा युक्त या तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, नियमित कसरत और व्यायाम करना चाहिए, ऊर्जा या भोजन उतना ही करना चाहिए जितनी शरीर को आवश्यकता हो। इस प्रकार के जो प्रभाव, इस प्रकार के जो कुछ उपाय हैं उनसे इसका बचाव किया जा सकता है। और एक इसका बुरा प्रभाव जो है वो क्या पड़ता है शरीर पर। अब मोटापे के कारण से बुरा प्रभाव जो है उसमें यदि हम देखें तो सामान्य सी बात है, इसके कारण से कुछ विशेष प्रकार के रोग होने की संभावना जो वो बढ़ जाती है। खास तौर से हृदय संबंधी रोग, विभिन्न प्रकार के हृदय रोग, जैसे ब्लड प्रेशर, बीपी जो है उसका हाई रहना, लो रहना, या फिर तनाव वगैरह की स्थिति का बने रहना, हार्ट वगैरह में प्रॉब्लम आना, इस तरह की दिक्कत जो है वो होने लगती है। तो हृदय संबंधी रोग इसके कारण से हो जाते हैं। इसके अलावा श्वसन क्रिया से संबंधित रोग होने लगते हैं जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत होती है, खर्राटे वगैरह का अधिक आना, इस तरह की स्थिति जो है वो सामान्यतः मोटे व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके अलावा सोने की क्रिया से संबंधित, यानी देर तक सोना, आलस रहना शरीर में, इस तरह के प्रभाव मोटापे के कारण से होते हैं। इसके
अलावा शुगर, मधुमेह से संबंधित बीमारियां जो हैं वो मोटे व्यक्तियों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी मोटापे के कारण से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे हृदय रोग है, शुगर से संबंधित रोग है, या फिर निद्रा संबंधित रोग, श्वसन संबंधी रोग, इस प्रकार के रोग और कई प्रकार के कैंसर वगैरह जो हैं वो भी होने की संभावना इनके कारण से बढ़ जाती है। तो मोटापा क्या है और किस अवस्था, कौन सी अवस्था मोटापे को दर्शाती है? जब बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार गुणांक 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाए तब, और इसके कारण क्या होते हैं और इसके प्रभाव वगैरह क्या पड़ते हैं, ये छोटा सा टॉपिक जो है वो इसमें आता है। इसके बाद में अगला बिंदु जो है उसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक और जो कारक है उसका अध्ययन हम करेंगे, जो है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में। अब ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो है वो है क्या? तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर जो है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है या बहता रहता है। तो शरीर में ये रक्त जो प्रवाहित होता है, इस प्रवाहित रक्त के द्वारा शरीर के जो रक्त वाहिनियां हैं, उन वाहिनियों की भित्ति या उन वाहिनियों की दीवार पर जो दाब, दीवार पर उत्पन्न दाब जो है वही क्या है? रक्तचाप कहलाता है। तो कोई भी द्रव या तरल किसी वाहिनी में बहता है, एक पाइप में पानी भी बहता है, तो उसके कारण से उस पाइप को हम दबा कर देखें तो वो आसानी से दबता नहीं है, क्योंकि बहता हुआ पानी उसकी दीवार पर दबाव डाल रहा है या पाइप की भित्ति पर दबाव डाल रहा है या भित्ति पर दबाव लगाता है, और उस पाइप में पानी नहीं बहता है तो वो आसानी से दब जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी रुधिर का प्रवाह करने के लिए विभिन्न रक्त वाहिनियां जो हैं वो लगातार उनमें रुधिर प्रवाहित होता रहता है। उन वाहिनियों में जब रुधिर बहेगा तो बहता हुआ रुधिर वाहिनियों की दीवार पर यूं बाहर की ओर एक दबाव उत्पन्न करेगा, और इनकी दीवार पर उत्पन्न ये जो दबाव है यही क्या है? ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप कहलाता है। अब ये रक्तचाप जो है वो दो प्रकार का होता है, एक है प्रकुंचन दाब और एक है अनुशिथिलन दाब। रुधिर को बहने के लिए जो प्रेशर चाहिए या जो दबाव चाहिए वो दबाव उत्पन्न करता है हृदय, और हृदय में दो स्थितियां होती हैं। हृदय भित्ति में पाई जाने वाली पेशियों में जब संकुचन होता है तो उसके कारण से रुधिर पर दाब उत्पन्न होता है और वो वाहिनियों में बहने लगता है। तो उसके बाद में हृदय जो है वो खाली हो जाता है। हृदय की कार्य प्रणाली हम दूसरे पाठ में पढ़ेंगे, वहाँ ये सारी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। सीधी सी चीज़ ये ध्यान में रखिए कि रुधिर जो वो पंप का काम करता है, जिसमें पहले तो रक्त भरता है और फिर उसे वो दबाव के साथ आगे भेजता है। तो जब रुधिर में हृदय पूरी तरह से भरा हुआ है या हृदय रुधिर से भरा हुआ है तब उसकी भित्ति में संकुचन होता है और रुधिर वाहिनियों में जाता है, ऊपरी वाहिनियों में जाता है, और हृदय में संकुचन के कारण से ऊपरी वाहिनियों में ये जो दबाव उत्पन्न होता है वही क्या है? प्रकुंचन दाब। तो हृदय पेशियों में होने वाले संकुचन के कारण से ऊपरी वाहिनियों में जो दबाव उत्पन्न होता है उसे हम प्रकुंचन दाब कहते हैं। और जब इनमें संकुचन नहीं होता, ये हृदय पेशियां शिथिल अवस्था में होते हैं, तो उस स्थिति में निचली जो पेशियां या फिर वाहिनियां हैं, नीचे की तरफ पाई जाने वाली वाहिनियां, उनमें जो दाब होता है वो कहलाता है अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब जो है वो निश्चित रूप से कम होता है, क्योंकि इस स्थिति में पेशियां जो है वो शिथिल रहती हैं और यह दाब जो है वो अधिक होता है। एक सामान्य मनुष्य का जो दाब है, रुधिर दाब, उसका मापन किया जाता है रक्तचाप मापी के द्वारा, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है, और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो है उसका रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। अब यहाँ पर ये कोई लिमिट नहीं है, यूँ ध्यान में नहीं रखें कि 120 से 80 या 80 से 120, ये नहीं। हृदय प्रति 8 सेकंड के दौरान दो प्रकार का दाब उत्पन्न करता है, प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब। उनमें प्रकुंचन दाब जो है वो तो होता है एक सामान्य व्यक्ति का 120 mmHg, और अनुशिथिलन दाब जो है वो होता है सामान्य व्यक्ति का 80 mmHg।
तो एक व्यक्ति का प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब यदि 80 mmHg बना रहे तो उस स्थिति में यह माना जाता है कि वो मनुष्य जो है वो स्वस्थ है। तो इसमें कुछ सामान्य बातें, रक्तचाप क्या है, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हृदय में जब संकुचन हो तो प्रकुंचन दाब, और हृदय में जब हृदय पेशियों में जब शिथिलन हो तो वाहिनियों में उत्पन्न दाब अनुशीतलन दाब है। मापन के लिए रक्तचाप मापी या स्फिग्मो मैनोमीटर काम में लिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब 120 से 80 mmHg होता है। अब रक्तचाप से संबंधित कुछ विशेष विकृतियां जो हैं, जिसमें निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज में इतना ही करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को एक साथ यदि पूरा करें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो इसको आप यहीं पर छोड़ते हैं। कल की क्लास में इससे आगे का भाग जो है वो हमें पढ़ेंगे।